आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्रीखदान में 10 लक्षण पर्व की धूम। श्रुति और दीपाली जैन ने भजनों से बांधा समा। अनंत चतुर्दशी तक चलेगा 10 लक्षण पर्व। अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा पर रवाना हुई ट्रेन। केंद्रीय मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। यात्रा को सफल बनाने के लिए विशेष इंतजाम। श्रीखदान में मौसमी बीमारियों का कहर। अस्पताल में मरीजों की भीड़। इलाज में लापरवाही से नाराज मरीज। खैरागढ़ में पटवारी रिश्वत केस में गिरफ्तार। एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पटवारी को दबोचा। 10,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। नक्सल पीड़ित परिवारों ने लगाई गुहार। राजनांदगांव में आईजी कार्यालय पर भेंट। 3 जिलों के परिवारों की पुनर्वास मांग। सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के लालबाग क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में स्थापित नया स्थल झांकी अपने अद्भुत और भव्य रूप के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गया है। जहां इस स्थल झांकी में प्रभु श्याम खाटू की दिव्य झांकी सजाई गई, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के लोग दूर दूर से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थल झांकी की भव्य सजावट और प्रभु श्याम की झांकी को देखकर भक्तजन बेहद खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार इस झांकी की स्थापना से क्षेत्र में धार्मिक उमंग बढ़ी है और भक्तों के लिए यह स्थल आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस स्थल की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके। इसके अलावा इस धार्मिक आयोजन से आसपास के छोटे बड़े बाजारों में भी व्यापार को मजबूती मिली है। नक्सल प्रभावित 3 जिलों के पीड़ित परिवारों ने राजनांदगांव आईजी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। जहां ये परिवार मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ जिलों से है। पीड़ित परिवारों ने आईजी कार्यालय में उपयुक्त कार्रवाई कर नीति का लाभ जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस सहायता से वे आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती पा सकेंगे और भविष्य में बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे। पीड़ितों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल प्रभावित मृतक परिवारों के लिए पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई है, जिसमें शासकीय नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, आवासीय जमीन, प्रधानमंत्री आवास, आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत के प्रावधान शामिल है। लेकिन राज्य गठन के बाद भी उन्हें अभी तक इस नीति का कोई लाभ नहीं मिला है। पीड़ित परिवारों ने तत्काल पुनर्वास नीति के तहत लाभ देने की मांग की है। बता दें कि नक्सल पीड़ित परिवारों की प्रमुख मांगों में पुनर्वास नीति के तहत मृतक के परिवार को शासकीय नौकरी, मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता, आवासीय जमीन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और परिवार के 2 बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की मांग शामिल है। यहाँ सर छत्तीसगढ़ शासन अभी जो सर 2025 में एक नई नीति बनाई है, जिसमें नक्सलवाद से पीड़ित परिवार को नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान, शिक्षा, रोजगार देने का प्रावधान रखा है सर, जिसका नियम 120 दिन में जिला स्तर में देने का ही प्रावधान रखा गया है। लेकिन हमारे जिला में 120 दिन जो नियम था सर वो तो निकल गया, लेकिन हमको कुछ हाथ में मिला नहीं। और इस संबंध में हम बीच में गृह मंत्री निवास भी गए थे, तो गृह मंत्री महोदय से हम मुलाकात करके अपनी समस्या से अवगत कराए थे मंत्री महोदय को। मंत्री महोदय कहना था कि मैं 2 दिन के अंदर जो भी कागज रायपुर पहुंची है उसका मैं निराकरण करके भिजवा दूंगा बोल के। लेकिन सर अभी 15 दिन हो गया, हमारा जो कागज अभी तक आया नहीं है। तो वहाँ से बोले थे कि एक बार आप आईजी साहब से मिल लो, वहाँ जो भी तुम्हारा समस्या बताना बोल के। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ आए सर। आईजी साहब बोले जितना जल्दी हो सके मैं कार्रवाई कराऊंगा और जो भी समस्या होगा आप लोग का कार्रवाई जो भी है कराने के लिए कोशिश करूंगा बोल के बोले हैं। हम लोग मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से आए हैं जी आईजी साहब से घर का मांग और जो हमारा ये बच्चा है मतलब हॉस्टल से स्कूल में हॉस्टल में बहुत तकलीफ होता है, तो हॉस्टल से स्कूल में किया जाए करके क्या कहे इस हिसाब से बात लेटर बनाकर देना करके बोली है, कलेक्टर को दूंगा करके बोली है। कब से ऐसी समस्या है? 2010 से
अभी 15 साल हो गया। 2010 में नक्सलाइट खत्म करी, इस तक परमानेंट 5 साल होते, 2000 परमानेंट देते महीना में। इतना तकलीफ हो रहा है, परमानेंट बढ़ाना चाहिए। कितना परिवार है आपके? एक अकेला है। कब से समस्या शुरू? 2010 का। क्या बोली सर किसान? हो करेंगी करके बोले। कहाँ से आए? मानपुर मोहना। इनकी जो मुख्य मांग थी कि जिन सदस्यों को नौकरी नहीं मिल पाया है किसी कारणवश, उम्र अधिक होने के कारण या कुछ अन्य कारणवश, उनको आर्थिक सहायता जो पुनर्वास नीति के हिसाब से दी जाए, और इसके लिए जिला स्तर पे पहल की भी गई है और मुझे लगता है प्रक्रियाधीन है, ऐसा उन्हें बताया गया। सर आवास की मांग? हाँ, कुछ लोग आवास की मांग की है तो उसको जिला स्तर पे फॉलो अप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं प्रमुख मांगों में कर्मचारियों का संविलियन और स्थायीकरण शामिल है। लंबे समय से जारी इस आंदोलन के कारण जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इस बीच धरना स्थल पर विधायक यशोदा वर्मा भी पहुंची और कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि अगर सरकार संविलियन और स्थायीकरण की पहली मांग मान लेती है तो अन्य मांगे अपने आप पूरी हो जाएंगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि हमको अभी 24 घंटे में ज्वाइनिंग का जो है आदेश नोटिस दिया गया है, तो हमारा जो क्रांति टीम का एक ही निर्देश है कि जब तक हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं वो पूर्ण नहीं हो जाती, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जारी रखेंगे। और हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उसको पूर्ण करेंगे, तभी हम अपना हड़ताल खत्म करेंगे लिखित आदेश में ही। मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि हमने वादा नहीं किया है नियमितीकरण का, वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी की गारंटी में उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम 100 दिन की कमेटी बनाएंगे, और आज यहाँ 20 महीने हो गए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं उसको पूर्ण करे। पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा प्रदेश में एनएचएम के कर्मचारी लोग अपने 10 मांगों को लेकर धरना, आज 17 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार से कोई भी आश्वासन नहीं आया है कि इनके मांगों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो मांगे इन लोगों ने रखे हैं वो मांग इनके लिए जायज है। इन लोग बस अस्थायी है उसको स्थायी करवाना चाह रहे हैं। एनएचएम के कर्मचारी संविलियन के मांग कर रहे हैं, स्थायी हो जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ और सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ, इन लोगों को मांग जो 10 की मांगों में है, उनमें एक मांग, पहला मांग जो रखे संविलियन और स्थायीकरण के, अगर वही एक सूत्री मांगों को सरकार पूरा कर दे तो सारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिल जाएगा। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आगामी गणेश विसर्जन, झांकी पर्व और ईद के दौरान शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्यवाही करते हुए 10 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं 3 फरार चल रहे आरोपियों को भी धर दबोचा जाएगा। थाना बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी हुए हैं। ये सभी आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इसके साथ ही लंबे समय से फरार 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष निकाली जाने वाली गणेश झांकियों की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समितियों को अब उनका प्रतीक्षित सम्मान मिलने जा रहा है। जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आयोजित एक विशेष समारोह में पिछले वर्ष की झांकी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली समितियों को पुरस्कार स्वरूप चेक प्रदान किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह सम्मान न सिर्फ समितियों की रचनात्मकता और समर्पण को मान्यता देने के एक माध्यम है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करता है। हर साल की परंपरा के अनुसार नई झांकियों के आयोजन से पूर्व पिछले वर्ष की श्रेष्ठ झांकियों को सम्मानित किया जाता है। समारोह में बड़ी संख्या में झांकी समितियों के सदस्य उपस्थित रहे, जो अपने योगदान और सफलता को साझा करने के लिए उत्साहित थे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले से बड़ी संख्या में बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना किया गया, जहां यह यात्रा विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन और सामान्य वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयोजित की गई है। यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से हुई, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वयं स्टेशन पर पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और यात्रियों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सरकार की एक अत्यंत सराहनीय पहल है, जो समाज के उन बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करती है जो आर्थिक कारणों से ऐसा नहीं कर पाते। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और अधिक विस्तारित किया जाएगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, भोजन और आवास की संपूर्ण व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी यात्रा को सफल बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा की विशेष पहल के चलते राजनांदगांव से दूसरी बार अयोध्या धाम दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन जाने का अवसर सुलभ हुआ है। बहुत खुशी की बात है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी की योजना निःशुल्क रामलला दर्शन योजना के तहत ये ट्रेन, और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद महोदय महापौर की और सभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी सहित सभी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजनांदगांव की जनता की मंशा के अनुरूप इस ट्रेन को राजनांदगांव से करवाया। मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि राजनांदगांव की जनता को अवसर दिया कि ये ट्रेन दुर्ग के बजाय राजनांदगांव से शुरू हुई है और सभी दर्शनार्थियों की मंगल कामना की थी कि रामलला के छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को दर्शन कराएंगे। वही श्रृंखला चल रही है। तीर्थ यात्रा योजना और रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज सौभाग्य से ये ट्रेन यहीं से स्टार्ट हुई, इसके पहले फिर स्टार्ट हुई थी और आज हमारे राजेश अग्रवाल जी और संतोष पांडे जी की उपस्थिति में जो जोश, उत्साह अयोध्या जाने के लिए जो दिख रहा है वो सचमुच में कहीं मन में एक उत्साह का संचार करता है और इस प्रकार की यात्रा चलेगी। निश्चित रूप से सभी लोग, जनता जो है देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, ये भी एक प्रमुख कड़ी होती है। उसी कड़ी में ये हमारे लिए एक अद्भुत योजना है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता उठा रही है। इसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी को, नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के हमारे स्पीकर रमन सिंह जी को, मंत्री राजेश जी को, संतोष जी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम राजनांदगांव वासी सौभाग्यशाली है कि राजनांदगांव से रामलला जी के दर्शन के लिए दूसरी बार ट्रेन यहाँ रवाना हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, सांसद जी को, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी जो पहली बार यहाँ आए उनका हमने स्वागत भी किया, उनको और पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने राजनांदगांव से इस यात्रा को प्रारंभ किया और जो यात्री आज यहाँ रवाना हुए उन सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। छुई खदान में मानसूनी सीजन में भी पर्याप्त बारिश न होने की वजह से गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वहीं पीलिया, डायरिया, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और टाइफाइड जैसे रोगों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अस्पतालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग और युवा वर्ग तक इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
लेकिन इन सब के बीच लोगों का आरोप है कुछ मामलों में समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराजगी भी बढ़ रही है। इसी दौरान छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नए भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि बीएमओ ने भरोसा दिलाया कि इससे मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के खैरागढ़ आगमन के दौरान भाटापारा में नवनिर्मित भवन में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन का शुभारंभ किया गया था। अब पुराने बस स्टैंड के पास स्थित अस्पताल को वहां स्थानांतरित किया जा रहा है। अरे मेरे बच्चा पड़े है, उसका इलाज ढंग से करो। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को टाइफाइड मलेरिया हो रहा है। टाइफाइड मलेरिया है, इलाज ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ पे साफ सफाई सही नहीं हो रहा है। क्या चढ़ा? अभी क्या दिए दवाई? क्या दवाई दिए उसको? तो मैं क्या जानूंगा। नहीं, बॉटल चढ़ा है? बॉटल चढ़ा है? बाटा चढ़ाए, ठीक है। सुबह चढ़ाए, सुबह चढ़ाए, ठीक है। हाँ, सुबह चढ़ाए, अभी तक के देखने के लिए नहीं आए। अभी मौसम के उतार चढ़ाव के कारण से सर्दी खांसी बुखार वाले सामान्य मरीज थोड़े ज़्यादा हैं ओपीडी में, और ऐसे तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सामान्य मरीज हैं, सीरियस कोई मरीज ऐसा आ नहीं रहा है। और क्या है कि यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, कुछ सामान जो ले जा रहे हैं। इसमें मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम जब तक वहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक हम उपचार यहीं पे अच्छे से कर रहे हैं उनका। ठीक है। टाइफाइड मलेरिया और मरीज ज़्यादा है? हाँ, टाइफाइड मलेरिया ज़्यादातर वायरल वाला सर्दी खांसी बुखार वाले पेशेंट ज़्यादा हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष और हल्का पटवारी धर्मेंद्र कांडे को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें, आरोप है कि कांडे ने ग्राम डोकरा भाटा के किसान भागचंद कुर्रे से पर्चा और फौती उठाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह राशि 9,000 रुपए तय हुई। पीड़ित किसान ने एसीबी को शिकायत की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने पूर्व नियोजित योजना के तहत जाल बिछाया। पूछताछ में धर्मेंद्र कांडे ने रिश्वत लेने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद डीएसपी राजेश चौधरी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद पटवारी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया है। फाइबर हाँ, और 2 जगह नापे के लिए हाँ, लेकिन मैं कई 9,000 दे हूँ। पैसा कब दे आप? आज दे। अच्छा, कते की डिमांड कर रही से? 10,000 बोले रही से, लेकिन 9,000 में मानी से। 9,000 में मानी से? ओकर बाद का प्लान करे आप? आप प्लान पैसा दे दे सर। अच्छा, एसीबी टीम पैसा ले पहले बता दे रहे, सूचना दे दे रहे हैं सर। ओकर बाद जाके अपन आगे का काम के लिए आप पैसा मांगे रही से? फाइबर और 2 जगह नापे बार। अच्छा, आपके का नाम है? पूरे। और पटवारी का नाम है लक्ष्मण धर्मेंद्र। कहानी तो आप 1 मिनट, कहानी तो भैया। अब ये घटना कहाँ पकड़ी? कहाँ ऑफिस में पकड़ी से? वहाँ से कलेक्टर ऑफिस मीटिंग करी, यही दे रहे पैसा यही दे रहे हैं। उसमें तो ये मीटिंग चला गया कलेक्टर ऑफिस, फिर कलेक्टर ऑफिस के सामने। राजनांदगांव के भरकापारा वार्ड नंबर 26 में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मकान के अंदर रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोग और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आग लगने के कारणों का खुलासा होगा। सर ये शायद समथिंग 11:15 बजे लगी है ये, और क्या बोलते हैं, तो मैं सोई हुई थी घर में अकेली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोई हुई थी। पता नहीं अंदर से आवाज आई, अंदर एक कमरा और है, वहां से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ नहीं मालूम। आग आया और एकदम मेरे पैर के पास में गिरा एकदम से, तो मैं एकदम भर से उठी और तुरंत मैंने आसपास आवाज दी और भैया लोग आए, बत्ती की बिजली जो है उसको बंद की और मैंने तुरंत 112 में कॉल किया फायर ब्रिगेड के लिए, और आए और सब जल गया सर। मतलब कुछ भी नहीं बचा, मेरा एक गिलास नहीं बचा, पूरा घर जल गया। मेरा 2 अलमारी था, वॉशिंग मशीन था, 2 कूलर था, पंखा था, 2 टीवी थे, पूरा मतलब पूरा गद्दा, पूरा एक कपड़ा भी नहीं बचा है।
एक तो पानी पीने भी गिलास नहीं है, सब जल गए। मौके पे मैं पहुंचा, तुरंत तत्काल मेरे फोन आया यहाँ से, मैं देखा आग बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया था। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। इधर उधर पंडाल के कारण आने में थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ, मगर आ गया, काबू पा लिया आग पे। अब जो सामान अंदर में बहुत नुकसान हुआ है, जला है, गरीब लोग हैं इन लोग, और नुकसान का तो अब नहीं बता सकते कितना नुकसान हुआ है और क्या चीज के कारण आग लगी है भी नहीं बता सकते अपन। राजनांदगांव से खैरागढ़ जाने वाला ओवरब्रिज की स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम कार्यालय के सामने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इन खतरनाक ब्रिजों का शीघ्र निर्माण किया जाए, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस बीच धरने के अंतिम दिन कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उपस्थित होकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा हुई है। कई लोगों ने इस ब्रिज पर जान गंवाई, लेकिन भाजपा सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। अब भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार हादसों के बावजूद ब्रिज निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नागरिकों को और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। अपने साथी के यहाँ कमी हुई थी, उस संदर्भ में मैं पहले आ नहीं सका था, मुख्य रूप से उन्हीं बातों को लेके मैं यहाँ उपस्थित। आज जानकारी लगी कि धरना भी कांग्रेस के साथियों ने आयोजित किया है, मैं यहाँ भी शामिल। अब प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो आपको कैसे लगता है फिलहाल जो बीजेपी सरकार है कैसे काम नहीं कर पा रही? चल तो रही है क्योंकि सुबह शाम हो रहा है, नया दिन फिर सवेरा हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। फील्ड में जहाँ काम दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। पंचायत वाले पूरे छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे नहीं आ रहे। पीडब्ल्यूडी की सड़कों में काम होते हुए नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन में गिरावट आई है, नियंत्रण में गिरावट आई है, व्यवस्था में गिरावट आई है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। टिकाहारा का अस्पताल है, इसके शिलान्यास भूपेश जी ने किया था, अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। कैंसर अस्पताल जो टिकाहारा में, फिर से उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए पैसे मंजूर करके उपलब्ध करा दिए गए थे भूपेश बघेल जी की सरकार के समय, वो काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। टेंडर की प्रक्रिया नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए राशि मंजूर हुई, अभी तक काम चालू है। मैं गिनाऊंगा तो आपके यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ का एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का यहाँ टूर्नामेंट हुआ करता है। लोग बड़े उत्साह से यहाँ आना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि एस्ट्रोटर्फ की स्थिति ऐसी है कि टूर्नामेंट नहीं कराया जा सक रहा है, उस स्तर का टूर्नामेंट नहीं कराया जा सकता। एक एस्ट्रोटर्फ के मैदान के रखरखाव स्पीकर जहाँ के हैं, मुख्यमंत्री जहाँ के हैं, उस शहर में अगर नहीं हो सक रहा है तो सरकार की गति क्या है, आप इससे आगे लगा सकते हैं। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।